गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट में स्वागत है। मैं सुरेश धरदुबे भूगोल की प्रैक्टिस श्रृंखला के साथ उपस्थित हूं। यह प्रैक्टिस श्रृंखला विशेष तौर पर टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी एवं असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 को ध्यान में रखकर के तैयार की गई है। आज का एपिसोड विशेष तौर पर भारत वन सर्वेक्षण 2021 और वनस्पतियों पर आधारित है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे बेहतर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ मटेरियल टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, जिसे आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आइए आज हम प्रारंभ करते हैं। आज का जो सबसे पहला प्रश्न है, यहाँ पर लिखा है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय वनों के वर्गीकरण की योजना प्रस्तुत की है। वैसे भारतीय वनों का जो वर्गीकरण है, इस पर कई तथ्य हैं, तो उस पर तो हम बृहद चर्चा नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ प्रमुख हैं जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें तो हैरी जॉर्ज चैंपियन महोदय, जिसको हम कहते हैं एचजी चैंपियन, तो एचजी चैंपियन महोदय ने भारतीय वनों को टोटल 116 प्रकार बताए हैं। कितने बताए हैं? 116 प्रकार बताए हैं। कालांतर में पुरी और सेठी ने, किसने? पुरी और सेठी ने चैंपियन महोदय के द्वारा जो अतीत में सुझाई गई योजना थी, इसमें संशोधन किया और संशोधन करके भारतीय वनों को 4 प्रमुख और 16 उप वर्गों में विभक्त किया है। और देखा जाए भारतीय वनों का वैज्ञानिक वर्गीकरण एचजी चैंपियन एवं सेठ महोदय ने 1968 में तैयार किया। जो ये सेठ महोदय हैं इन्होंने और एचजी चैंपियन महोदय ने, दोनों लोगों ने मिलकर के 1968 में वनों का वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया और इस आधार पर इन्होंने 5 मेजर और 14 सब भागों में विभक्त किया है। यहाँ पर अगर देखा जाए 5 मेजर कौन कौन से हैं, एक ट्रॉपिकल है, ट्रॉपिकल का तात्पर्य है उष्णकटिबंधीय है। माउंटेन सब ट्रॉपिकल है, अर्थात पर्वतीय उपोष्णकटिबंध है। फिर माउंटेन कम शीतोष्णकटिबंध है। फिर सब अल्पाइन है और अल्पाइन। तो इस प्रकार 5 भागों में किसने? तो एचजी चैंपियन महोदय और सेठी ने कब बनाया है? तो 1968 में बनाया है। इस आधार पर यहाँ पर जो वनों के वर्गीकरण की योजना प्रस्तुत की थी, इसमें से आप देख सकते हैं केवल एक ही आंसर सही है, और कौन है? एचजी चैंपियन महोदय हैं। कौन है? एचजी चैंपियन महोदय हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार बहुत ही सघन वन की श्रेणी किसका वर्णन करती है? क्योंकि वन जो होते हैं, वन भी कई प्रकार के होते हैं। अगर हम देखें इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो 2021 के अनुसार है, इसमें भी वनों को हम लोग एक करते हैं वेरी डेंस, एक होता है मॉडरेट और एक होता है ओपन फॉरेस्ट। तो वैसे तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। लेकिन आइए इस पर थोड़ा बृहद चर्चा हम कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें, भारत के प्राकृतिक वनों को 3 श्रेणियों में विभक्त किया जाता है। एक होते हैं सघन वन। सघन वन हम किसे कहते हैं? जिसमें वृक्ष की कैनोपाई या वृक्ष का मुकुट का घनत्व जो होता है 40% से अधिक होता है। जहाँ पर वृक्ष के कैनोपाई की जो डेंसिटी होती है 40% से अधिक होती है, ऐसे वन को हम लोग कहते हैं सघन वन। लेकिन जो बात करें कि इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो तैयार होती है, जो 2021 की है या इससे अतीत में जो जितनी भी आई हैं, ये लोग क्या करते हैं, 2 और इसमें पार्ट कर देते हैं, अर्थात डेंस के 2 पार्ट बना देते हैं। एक हो जाता है वेरी डेंस और एक हो जाता है मॉडरेट। ध्यान रखिएगा, एक हो जाता है वेरी डेंस, एक हो जाता है मॉडरेट। इस तथ्य को ध्यान रखिएगा। जो वेरी डेंस होता है इसमें मोर देन 70% है। कितना है? मोर देन 70%। जो मॉडरेट है इसमें कितना है? 40 से 70% वृक्ष की कैनोपाई होती है। इसी प्रकार जो खुले वन होते हैं, तो यहाँ पर हमने कहा कि 3 वन है। एक है सघन, सघन में ही 2 पार्ट हो जाते हैं, वेरी डेंस और मॉडरेट। एक होता है खुला, खुले का जो वृक्ष कैनोपाई है 10% से लेकर के 40% होती है। उसी प्रकार जो झाड़ियाँ होती हैं, जहाँ पर वृक्ष की कैनोपाई 10% से कम होती है, उसको हम झाड़ी का दर्जा देते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, नाम लिखा गया झाड़ी वन, लेकिन इसे सकल वन क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता है। इस तथ्य में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लिखा तो गया है वन, लेकिन फिर भी इसे वन के दायरे में जोड़ा नहीं जाता है। और श्रब या झाड़ी हम किसको कहते हैं? जिसकी वृक्ष की कैनोपाई या डेंसिटी 10% से कम होती है, उसे हम इसके दायरे में रखते हैं। 10 से 40% जो है उसे खुला वन कहते हैं। जो 40 से 70 है उसको मॉडरेट, और जो 70 से अधिक कैनोपाई धारण करते हैं उनको वेरी डेंस कहते हैं। इन तथ्य को क्लियर रखिएगा, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार गंगा के मैदान में वनों के अंतर्गत भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत होना चाहिए। अगर हम बात करें राष्ट्रीय वन नीति 1988 की, वैसे इससे पूर्व की जो वन नीति थी हम बात कर सकते हैं 1927 की है, लेकिन 1927 की वन नीति का कालांतर में 52 में, फिर 88 में, फिर 2017 में संशोधन किए गए हैं। इन तथ्यों को भी क्लियर रखिएगा, क्योंकि अगर हम पहली बात करें तो 1927 है, फिर 1952 हो गया है, फिर 1988 है और इसके पश्चात 2017 है। तो सबके विषय में हमको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, लेकिन ये जो निर्णय सुनाया गया है या जो ये परसेंटेज की बात की गई है, यह राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार कहा गया कि संपूर्ण भारत का कितना परसेंट वन होना चाहिए, 33% होना चाहिए, जिसमें से मैदानी क्षेत्र में कितना वन आच्छादन होना चाहिए, 25%, जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहां पर कितना वन होना चाहिए, 67%। तो इसका एवरेज निकालेंगे तो संपूर्ण भारत का 33% वन क्षेत्र हो जाएगा। तो यहाँ पर चूंकि मैदानी क्षेत्र का संबंध है 25% से, और यहाँ पर पूछा ही है गंगा के मैदान का, क्या प्रश्न पूछा है, गंगा के मैदान का। तो गंगा के मैदान में जो वन का क्षेत्र होना चाहिए कितना होना चाहिए, तो यहाँ पर होना चाहिए 25%। कितना होना चाहिए, 25%। इसको आप क्लियर रखिएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, अगर हम इसकी बात करें तो हो जाएगा 25%। कितना हो जाएगा, 25%। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अच्छा, इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा, जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का रिपोर्ट है 2021 का, इसके अनुसार भारत के मात्र 17 ऐसे राज्य हैं, ध्यान रखिएगा 17 ऐसे राज्य हैं जिनका फॉरेस्ट कवर 33% से अधिक है। इस तथ्य को एकदम क्लियर रखिएगा कि जो इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट है, इसके अनुसार केवल 17 ही ऐसे राज्य हैं जिनका फॉरेस्ट कवर 33% से अधिक है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित में से लद्दाख में किस तरह की वनस्पति पाई जाती है। तो लद्दाख की अगर हम बात करें तो यह जम्मू कश्मीर का ही पार्ट है और यह माउंटेनियन एरिया है और यहाँ पर काफ़ी ठंडक है, तो इसलिए यहाँ की जो वनस्पतियाँ होती हैं वह टुंड्रा और अल्पाइन प्रकृति की होती हैं। कैसी होती हैं, टुंड्रा और अल्पाइन प्रकृति की होती है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, टुंड्रा प्लस अल्पाइन। और इसी में अगर हम बात करें जो वनस्पतियाँ हैं, इसमें बहुत सी वनस्पतियाँ हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा लद्दाख में भी कई प्रकार की वनस्पतियाँ होती हैं। यहाँ पर कभी भी छोटी घास, पतझड़, झाड़ियाँ ये सब नहीं होंगी, बल्कि सदाबहार प्रकृति के शंकुआधार वन पाए जाते हैं। यहाँ पर सदाबहार होते हैं और शंकुआधार होते हैं। अगर हम सदाबहार शंकुआधार की बात करें, और इस पर हम अलग से चर्चा वैसे आगे करेंगे, हिमालय में कौन कौन सी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, लेकिन फिर भी इस प्रश्न के अनुसार जो शंकुआकार वनस्पतियाँ लद्दाख के क्षेत्र में पाई जाती हैं, इसमें विशेष तौर पर मरुदभिद के साथ साथ देवदार हैं, जूनिपर हैं और चिलगोजा जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। इन तथ्यों को ध्यान रखिएगा। बाकी इस पर हम बृहद चर्चा और आगे करेंगे, वहाँ पर और क्लियरिटी हो जाएगी कि जैसे जैसे हम हिमालय क्षेत्र में नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, वृक्ष की जो कैटेगरी है वह अलग होती चली जाती है और उसी में आपका जो शंकुआकार वृक्ष है ये भी पाए जाते हैं, अल्पाइन और टुंड्रा भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पर चूंकि विकल्प हमारे पास ना तो टुंड्रा है ना तो अल्पाइन है, लेकिन सदाबहार शंकुआकार किस्म का है, इसलिए यही आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के वनों में पत्ते वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए कांटों का रूप ले लेते हैं। तो जहां पर वर्षा कम होती है, अर्थात जो क्षेत्र अर्धशुष्क और शुष्क होते हैं, वहां पर वृक्ष क्या करते हैं, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया को रोकने के लिए या अवरुद्ध करने के लिए अपने पत्तों पर कांटों को विकसित कर लेते हैं, या पत्तियां काफी मोटी होती हैं, सिल्की होती हैं। तो इस प्रकार की जो स्थिति देखने को मिलती है, तो जो कांटेदार वन होते हैं, कौन से, जो कांटेदार वन होते हैं, अर्थात जो मरुस्थलीय वन प्रदेश होते हैं, वहां पर इस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है अल्फा अल्फा। तो अल्फा अल्फा एक प्रकार की पौष्टिकता से युक्त शीतोष्ण कटिबंधीय घास है, ये क्लियर रखिएगा। अल्फा अल्फा क्या है, तो यह एक शीतोष्ण कटिबंधीय, ध्यान रखिएगा, पौष्टिकता से युक्त घास है, जो पंपास एक घास का मैदान है और ये कहाँ पर है, अर्जेंटीना में है। तो पंपास के मैदान की यह प्रमुख घास है, ध्यान रखिएगा। अल्फा अल्फा क्या, एक घास है जो काफ़ी ज़्यादा पौष्टिकता है और इसी के आधार पर अल्फा टॉनिक भी आता है जो हम लोग ग्रहण करते हैं। अल्फा टॉनिक क्या है, एक पौष्टिकता से भरा टॉनिक है, इसको ध्यान रखिएगा। अल्फा क्या है, एक टॉनिक है, लेकिन अल्फा टॉनिक आता है, लेकिन अल्फा क्या, एक घास है
और ये भी कैसी है, पौष्टिकता से युक्त है। और किस मैदान में पाई जाती है, तो पंपास के मैदान में। और पंपास कहाँ पर, अर्जेंटीना का एक घास का मैदान है और शीतोष्ण कटिबंधीय मैदान है। इसी प्रकार अन्य शीतोष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान, अगर हम उनकी बात करें तो प्रेरी जो उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, बेल्ट है या दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। दक्षिण अफ्रीका में एक और है जिसका नाम है किम्बरले। उसी प्रकार डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं और कैंटबरी कहाँ पाए जाते हैं, तो न्यूजीलैंड में। ये सब शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। शेष और हम जब विश्व जलवायु प्रदेश पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसके बारे में और स्पष्ट जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। वैसे देखा जाए भारत में 7 नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ पर वैश्विक विरासत की बात किया, अर्थात वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट का वन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, वन की बात किया है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, वन भी हो और वैश्विक विरासत हो। वर्तमान में भारत में कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, तो टोटल 7 हैं जो नेचुरल हैं। कैसे हैं, नेचुरल हैं। जिसमें ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, यह हिमाचल प्रदेश में है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है, असम में है। केवलादेव कहाँ है, राजस्थान में है। मानस कहाँ है, असम में है। नंदा देवी कहाँ है, उत्तराखंड में है। सुंदरबन कहाँ है, वेस्ट बंगाल में। और पश्चिमी घाट आप देख सकते हैं, पूरा आपका भारत का जो प्रायद्वीपीय ठार का दक्षिणी पश्चिमी भाग है, वहाँ पर पश्चिमी घाट है। तो यहाँ पर चूंकि हमारा जो आंसर हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर नंदन कानन तो होगा नहीं, असम में काजीरंगा ठीक है, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन ए भी ठीक है, और भारतीय वनस्पति उद्यान शिवपुर ए नहीं है। तो इस प्रकार इसका 2 आंसर सही हो जाएगा, बी भी सही है और सी भी सही है। तो इसलिए ऐसे भी प्रश्न कभी काल आते हैं जो विवादास्पद होते हैं। तो ये वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या है, इसके 2 आंसर सही हैं। लेकिन जिस दृष्टिकोण में ये पूछा गया था जब का यह प्रश्न था, उस समय ध्यान रखिएगा केवल भारत में एक ही, मतलब उसमें 5 वर्ल्ड हेरिटेज साइट थे और उस समय था सुंदरबन, काजीरंगा नहीं था। काजीरंगा कालांतर का है, लेकिन वर्तमान में काजीरंगा भी एक क्या है, वैश्विक विरासत है। इस तथ्य को क्लियर रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न काफी बेहतर है। एक तरफ वृक्ष है और एक तरफ क्षेत्र है कि जिस क्षेत्र से यह वृक्ष संबंध रखता है। सागौन का जो वृक्ष है, चंदन का वृक्ष है, देवदार है, महोगनी है। अगर चंदन की हम बात करें तो यह कर्नाटक जैसे क्षेत्रों में पाया जाता है। फिर यहाँ पर है चंदन, सागौन। सागौन क्या है, सागौन एक प्रकार का मानसूनी वन है जो मध्य प्रदेश के क्षेत्र में ज़्यादा पाया जाता है। इसी को हम लोग टीक वन कहते हैं। क्या कहते हैं, टीक वन कहते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर चंदन की, तो चंदन आपका कर्नाटक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, कर्नाटक में पाया जाता है। इसी प्रकार जो देवदार है, क्या देवदार जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। और जो महोगनी है, यह विश्वतरेखीय जलवायु प्रदेश का वन है। इसको कहते हैं उष्णकटिबंधीय भूमि। अर्थात इस दृष्टिकोण से अगर आंसर को चयनित किया जाए तो हो जाएगा आपका 3, 1, उसके बाद 4 और 2। अर्थात आंसर हमारा हो जाएगा पहला। क्या हो जाएगा, पहला। यही हमारा सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं काफी बेहतर है। अच्छा, इसके विषय में और जानकारी यहाँ पर हम इसलिए देने का प्रयास कर रहे हैं कि जिससे आपको जो वृक्ष हैं ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इसी में हम लोग हिमालय की भी चर्चा कर लेंगे। और प्रायद्वीपीय भारत में कौन सी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, शेष भारत में कौन सी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, उसकी भी चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं। संक्षेप में करेंगे, बहुत डिटेल तो नहीं हो पाएगा। अगर हम वर्षा की बात करें, उष्णकटिबंधीय वनस्पति की बात करें और इससे संबंध रखने वाले वृक्ष की बात करें, तो जहाँ पर वर्षा 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है वहाँ के वृक्ष सदाबहार किस्म के होते हैं। कैसे होते हैं, सदाबहार किस्म के होते हैं। और इसमें जो वृक्ष पाए जाते हैं, इसमें है अबनूस है, महोगनी है, एबोनी है, रबड़ है, सिनकोना है, नारियल है, ताड़ है, बांस इत्यादि किस्म के वन यहाँ पर, वन नहीं बल्कि वृक्ष पाए जाते हैं। और इससे जो वन बनता है उसका नाम होता है सदाबहार वन। इसी प्रकार जहाँ पर वर्षा 200 से 250 सेंटीमीटर होती है, वहाँ के अगर देखें वन को कहते हैं अर्ध सदाबहार वन। और यहाँ पर मिश्रित टाइप के वृक्ष पाए जाते हैं, जिसमें साइडर है, कैल है और होलक जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। इसी प्रकार जहाँ पर वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर होती है, इसके 2 पार्ट बना दिए जाते हैं। यहाँ पर पर्णपाती वन होते हैं। कौन से होते हैं, इसमें पाए जाते हैं पर्णपाती। इस तथ्य को क्लियर रखिएगा, यहाँ पर है पर्णपाती, लेकिन इसमें 2 पार्ट कर दिया जाता है। जहाँ पर वर्षा 150 से 200 सेंटीमीटर होती है उसे कहते हैं आर्द्र पर्णपाती, जिसमें सागौन है, साल है, चाय है, बागान और आम की फसल आती है। और जो 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं, यहाँ पर शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ये मिश्रित टाइप के होते हैं, इसमें आम है, महुआ है और जामुन जैसे वृक्ष पाए जाते हैं।
लेकिन अगर आपसे कभी प्रश्न पूछा जाए कि भारत में किस प्रकार के वन का सर्वाधिक विस्तार है, तो उसका नाम है शुष्क पर्णपाती वन। शुष्क पर्णपाती वन का भारत में सर्वाधिक विस्तार है। और दूसरा जो सर्वाधिक विस्तार वन है वो किसका है? आर्द्र पर्णपाती का है। इस तथ्य को एकदम क्लियर रखिएगा, यह सेकंड है और यह फर्स्ट है। सर्वाधिक वन कौन भारत में पाए जाते हैं? तो शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अगर हम अगले तथ्य की देखें तो यहाँ पर जहाँ पर वर्षा 60 से लेकर के 100 सेंटीमीटर होती है वहाँ पर कटीले वन पाए जाते हैं। इसमें नीम है, बबूल है, बेल है और बेर है। इसी प्रकार जहाँ पर वर्षा 40 से अधिक लेकिन 60 से कम होती है वहाँ पर सवाना प्रकृति की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। और इसमें प्रमुख तौर पर भारत में जो पाई जाती है उसका नाम है अकेसिया। और अकेसिया को ही कहते हैं, यहाँ से गोंदा प्राप्त होता है तो इसलिए इसी को गोंद वृक्ष भी कहते हैं और अकेसिया भी कहते हैं। यह सवाना प्रकृति की वनस्पति है। इसी प्रकार जहाँ पर वर्षा 40 सेंटीमीटर से कम होती है वहाँ की वनस्पति मरुस्थलीय टाइप की होती है। इसके प्रमुख वृक्ष जो हैं नागफनी है, कीकर है, खजूर है, बबूल है और कैक्टस है। इन तथ्यों को क्लियर रखिएगा। इसी प्रकार अगर हम आगे बात करें हिमालय की, तो हिमालय में भी कुछ ऐसी वनस्पतियां हैं जिसके विषय में हमको जानकारी होनी चाहिए। हिमालय में अगर हम ऊंचाई में वृद्धि करें तो सतह से लेकर के या हम कहें मैदानी क्षेत्र से, जब यहाँ पर सी लेवल की बात होती है, ध्यान रखिएगा, जब हम बात करते हैं सी लेवल की, किसकी? सी लेवल से जब 900 मीटर की ऊंचाई तक का जो भी हिमालयी क्षेत्र होता है वहां पर जो जलवायु पाई जाती है वो कैसी होती है? उष्णकटिबंधीय जलवायु होती है। उष्णकटिबंधीय जलवायु में उष्णकटिबंधीय प्रकृति के ही वृक्ष पाए जाते हैं। उसी प्रकार अगर हम 900 से 1800 मीटर जाते हैं पूर्वी हिमालय में, ध्यान रखिएगा इधर का पार्ट है पूर्वी हिमालय और इधर का पार्ट है पश्चिमी हिमालय। पश्चिमी हिमालय चूंकि बंगाल की खाड़ी से काफ़ी दूर है और साथ में उच्च अक्षांश पर है, इसलिए यहाँ का टेम्परेचर कम ऊंचाई पर ही अधिक मिल जाता है। तो जो आपको यहाँ पर 1800 मीटर तक वृक्ष पाए जाएंगे वो वृक्ष इस साइड पर आप देखेंगे 1500 पर ही पाए जाएंगे। जो इधर 2700 इधर 2400 हो जाएगा, जो इधर 3000 हो जो इधर 3300 हो इधर 3000 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यह सागर के पास में है, इसलिए यहाँ का टेम्परेचर उतना नहीं घटता जितना टेम्परेचर पश्चिम का घट जाता है। और इसी आधार पर अगर हम देखते हैं तो 900 से लेकर 1800 मीटर के मध्य में जो वृक्ष पाए जाते हैं हिमालय क्षेत्र में वहां पर उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। लेकिन यही पश्चिमी अगर हिमालय में बात करें तो वहां पर 900 से लेकर 1500 के बीच में ये वन पाए जाएंगे। 1800 से 2700 के बीच में जो वन पाए जाते हैं उसको कहते हैं समशीतोष्ण टाइप के वन। और अगर पश्चिम में बात करें तो इनका रेंज होता है 1500 से 2400। इसमें है ओक है, मेपल है और देवदार है। देवदार की जो चर्चा अतीत में की है तो देवदार यहाँ से संबंध रखता है और साल की चर्चा हम लोग आगे करेंगे ही फिर से। उसी प्रकार जो 3300 से लेकर 2700 से लेकर के 3300 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाने वाले वृक्ष होते हैं उनको कहते हैं शंकुधारी। और इसी में है फर है, स्प्रूस है और चीड़ है। जो अभी प्रश्न आपसे पूछा गया था वह यहीं से संबंध रखने वाले प्रश्न थे, जिसमें जूनिपर है और वृक्ष यहाँ पर आते हैं। लेकिन यही वृक्ष अगर इस साइड में हम देखें तो 2400 से लेकर के 3000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। और 3300 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले जो वृक्ष होते हैं उसमें टुंड्रा और अल्पाइन प्रकृति के वन पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम पश्चिमी हिमालय में बात करें तो 4000 मीटर तक ये वृक्ष पाए जाते हैं। 4000 मीटर के पश्चात यहाँ पर कोई भी वृक्ष नहीं पाए जाते क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है। जबकि पूर्वी हिमालय में 4000 मीटर के पश्चात भी अल्पाइन और टुंड्रा प्रकृति के वन पाए जाते हैं। इन तथ्यों को भी क्लियर रखिएगा कि क्यों पश्चिमी में ये टेम्परेचर घट रहा है ज़्यादा, पूरब में क्यों उतना नहीं घट रहा। इन सभी तथ्यों को आप मैप के माध्यम से लोकेट कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगले प्रश्न से पहले यहाँ पर प्रायद्वीपीय भारत की भी कुछ वनस्पतियाँ उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। जो सी लेवल से 900 मीटर की ऊंचाई के क्षेत्र होते हैं वहाँ पर वनस्पतियाँ उष्णकटिबंधीय प्रकार की होती हैं। और इसमें जो पश्चिमी घाट पर रहती हैं उसमें सदाबहार हैं और जो अन्य भागों में हैं वो पर्णपाती हैं। और इसमें भी पर्णपाती में खास करके शुष्क और आर्द्र दोनों पर्णपाती हैं। उसी प्रकार जो 900 से 1800 मीटर के मध्य की वनस्पतियां होती हैं ऊंचाई में, इसको हम कहते हैं उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। और इसमें जो प्रमुख वृक्ष हैं वो है ओक है, बैटल है, लैरल है, यल्म है, मगनोलिया है, पॉपुलर है और सिनकोना। ध्यान रखिएगा पॉपुलर, सिनकोना ये सब किधर के हैं? ये सब प्रायद्वीपीय भारत के हैं। सिनकोना आप ऊपर भी देख रहे थे जब हम लोग कह रहे थे जहाँ पर वर्षा 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है वहाँ पर सिनकोना भी पाया जाता है। और यही वृक्ष जो उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती होते हैं, यही वन उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन को कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के जो नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी वाला क्षेत्र है
वहां पर इसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है, कहा जाता है सोलाज वन। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सोलाज वन कहाँ पाए जाते हैं, तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के क्षेत्र में पाए जाते हैं, खास करके नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी में। वो भी कौन से, अर्थात जिनकी ऊंचाई 900 से 1800 मीटर के मध्य में हो, जिनको हम कहते हैं उपोष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, यही होते हैं आपके सोलाज वन। उसके पश्चात 1800 मीटर के पश्चात के जो ऊंचाई वाले वन हैं, इनको कहते हैं समशीतोष्ण आर्द्र पर्णपाती वन। इन तथ्यों को क्लियर रखिएगा, इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अन्य से भिन्न है। यहाँ पर इसका तात्पर्य है कि 3 एक समान है और एक अलग है। प्रेरी एक घास का मैदान है, तेलवा भी घास का मैदान है, पंपास भी घास का मैदान है, लेकिन सुंदरबन एक वन है। तो यह वन है, बाकी सब घास के मैदान हैं। इस आधार पर इसका आंसर हो जाएगा बी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, काफी अच्छा है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं, अर्थात सब सही है, सिर्फ एक सही नहीं है। टीक, टीक को ही कहते हैं सागौन। ध्यान रखिएगा, टीक को ही क्या कहते हैं, इसका नाम है सागौन। और सागौन जो सर्वाधिक पाए जाते हैं। अच्छा, पूछ रहा है कौन सा जोड़ा सही है, अर्थात यहाँ पर सब गलत है, केवल एक ही सही है, और वह सुंदरी वृक्ष, जो हम कह सकते हैं एक प्रकार की मैंग्रोव वनस्पति है। कैसी है, मैंग्रोव वनस्पति है। और यह कहाँ पाई जाती है, तो पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में ही मैंग्रोव वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। और कहाँ पाई जाती हैं, तो गुजरात के कच्छ में पाई जाती हैं। गोदावरी, महानदी, नर्मदा वाले में नहीं, लेकिन गोदावरी है, महानदी है, फिर कृष्णा, इन सब नदी बेसिन के डेल्टाई क्षेत्रों में पाई जाती है। और अगर बात करें कि देवदार कहाँ पाए जाते हैं, तो यहाँ पर सभी वृक्षों के बारे में हमको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। अगर हम बात करें कि देवदार कहाँ पाया जाता है, देवदार जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। चंदन कहाँ पाया जाता है, इसको आप लिख सकते हैं कहाँ पाया जाता है, जम्मू एंड कश्मीर में, अभी हमने देखा है। चंदन कहाँ पाया जाता है, तो कर्नाटक वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। अगर हम टीक की बात करें तो यह मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में। तो इन तथ्यों को क्लियर रखिएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, क्योंकि यही जोड़ा सही है, बाकी सब सही नहीं है। अगला प्रश्न है, एक तरफ राष्ट्रीय पार्क है, एक तरफ राज्य है, इनको मिलान करना है कि कौन किससे संबंध रखता है। तो कुछ के बारे में आपको पता हो, जैसे बांदीपुर हम लोग 2-3 बार चर्चा कर चुके हैं, कर्नाटक में है। हेमिस की अगर हम बात करें तो यह जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। सिरोनी कहाँ है, तो मणिपुर में है। एराविकुलम कहाँ है, तो केरल में। इन तथ्यों को आप मिला लीजिए। बाकी इस पर प्रश्न तो आते ही हैं, लेकिन क्योंकि राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 106 है, किसे याद करें किसे ना याद करें, ये काफ़ी टफ टास्क होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, याद उसी को किया जाता है जो हाल फिलहाल में किसी ना किसी रूप में न्यूज़ में रहा हो, उसी को याद करना होता है। शेष सबको हमको नहीं याद करना है। तो उसके विषय में हम लोग एग्जाम से पूर्व एक बार करंट से संबंध रखने वाले जो टॉपिक है उस पर भी चर्चा कर लेंगे कि कौन कौन से इसमें महत्वपूर्ण है जिसको हमें याद करना चाहिए। अगले प्रश्न पर आते हैं। अच्छा, इसका आंसर जो हो जाएगा, अगर हम बात करें यहाँ पर 2, 1, फिर 4 और 3, अर्थात ए आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से किसका संबंध उष्णकटिबंधीय कड़ी लकड़ी वाले वनों से होता है। तो जो कड़ी लकड़ी, कठोर किस्म की जो लकड़ियां होती हैं, एक तो ये पाई जाती हैं उष्णकटिबंध क्षेत्र में। कहाँ पाई जाती हैं, उष्णकटिबंध क्षेत्र में। उष्णकटिबंध क्षेत्र भी 2 होता है, ध्यान रखिएगा। एक होता है जहां पर सदाबहार किस्म के होते हैं, एक होते हैं जो पर्णपाती हैं। तो उष्णकटिबंध क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय जो वनस्पतियां होती हैं ये काफी कठोर होती हैं। इसमें भी होते हैं सदाबहार टाइप के। कैसे होते हैं, सदाबहार। तो सदाबहार भी काफी कठोर होते हैं और पर्णपाती भी कठोर होते हैं, क्योंकि ये भी उष्णकटिबंध के, ध्यान रखिएगा। तो अगर हम बात करें कि जो हमारा इसमें महोगनी है, महोगनी सदाबहार किस्म का है, इसलिए इसकी लकड़ी काफी कठोर होती है। अगर हम और बात करें तो यहाँ पर चंदन भी आता है। क्या आता है, चंदन आता है। चंदन इसलिए आता है क्योंकि चंदन भी उष्णकटिबंध के क्षेत्र में, कर्नाटक वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, तो इसके लिए इसकी भी लकड़ियां कठोर होती हैं। लेकिन अगर हम ओक की बात करें तो ओक आपकी कठोर लकड़ी नहीं है, क्योंकि अभी अभी आपने देखा है कि प्रायद्वीपीय पठार के जो सोलाज वन है उसी में ओक आता है। तो ओक हमारा सही ना, आंसर तो सही यही है, क्योंकि यही उष्णकटिबंध में है। ओक उष्णकटिबंध में है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र पर है, ऊंचाई में है। तो जब यह ऊंचाई में हो जाएगा तो इसका टेम्परेचर तुलनात्मक रूप से कम हो जाएगा। इसलिए
यह विस्तृत रेखीय या हम कह सकते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होने के बावजूद भी इसका अल्टीट्यूड अधिक है, इसलिए इसकी लकड़ी मुलायम हो जाती है। पाइन भी एक मुलायम किस्म की लकड़ी है, देवदार भी मुलायम किस्म की लकड़ी है, क्योंकि इन सब की स्थिति जो है वह जम्मू और कश्मीर में है। तो इस आधार पर अगर देखा जाए तो केवल एक ही यहाँ पर आंसर हमारा होगा, और कौन सा है? महोगनी। महोगनी ही सबसे कठोर लकड़ी, सबसे कठोर नहीं हम कहेंगे, बल्कि इसकी लकड़ी सख्त होती है, ऐसा आप जवाब देंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा है, निम्नलिखित में भारत में निम्नलिखित वनस्पतिक प्रजातियों में किस एक का बृहत्तम क्षेत्रीय विस्तार है? ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक जो विस्तार है उस साल वृक्ष का है भारत में। किसका है? साल वृक्ष का। यहाँ पर वन का विस्तार नहीं पूछा है, वृक्ष का विस्तार पूछा। अगर वन का विस्तार पूछता, ध्यान रखिएगा, शुष्क पर्णपाती वन भारत में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, और दूसरे नंबर पर सर्वाधिक कौन से हैं? तो आर्द्र पर्णपाती वन होते हैं। लेकिन सर्वाधिक कौन सा वृक्ष विस्तृत है भारत में? तो वह साल का वृक्ष है। और साल का वृक्ष जो होता है हिमालय के, कह सकते हैं, तराई क्षेत्रों में पाया जाता है। जो हिमालय का पर्वतपदीय क्षेत्र है, क्या? पर्वतपदीय, या हम कह सकते हैं तराई बेल्ट। तराई बेल्ट में जितने भी वृक्ष होते हैं सब लगभग ताल टाइप के ही वृक्ष होते हैं। और अगर हम बात करें कि इनका टोटल एरिया कितना है, अगर इसके विषय में आपको जवाब देना हो, एरिया यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि अगर देखा जाए तो 15.6%। कितना है? 15.6% टोटल फॉरेस्ट का। ध्यान रखिएगा, जो हमारा टोटल फॉरेस्ट है, टोटल फॉरेस्ट अगर हम मान लेते हैं 100% है, उसका लगभग 15% अकेले साल वृक्ष ने कवर कर रखा है। इस तथ्य को क्लियर रखिएगा, इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। और कहाँ कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सब क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं, क्योंकि यह हिमालय के पर्वतपदीय क्षेत्रों में स्थित हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा है, उष्णकटिबंधीय वनों की अपेक्षा शीतोष्णकटिबंधीय वनों का व्यावसायिक दोहन अधिक विकसित है। यहाँ पर पूछ रहा है कि ऐसा कारण क्यों है? इसका जो सबसे प्रमुख कारण है, यह कारण है कि यहाँ पर जो वृक्ष होता है वह सब शंकुधारी टाइप के हैं। कैसे वृक्ष होते हैं? शंकुधारी। शंकुधारी का मतलब एक ही प्रकार का, यानी यहाँ पर सिमिलर टाइप के वृक्ष होते हैं। यहाँ पर सिमिलर वृक्ष हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो जब सिमिलर वृक्ष होते हैं तो इनका दोहन हम करते हैं बेहतर तरीके से, और इसका फिर हम वाणिज्यिक दृष्टिकोण से काफ़ी, कह सकते हैं, मार्केटिंग भी कर लेते हैं। इसलिए इसका जो सबसे बेहतर आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एक प्रकार के वृक्षों की उपलब्धता के कारण। कठोर लकड़ी के वृक्षों के कारण तो ऐसा नहीं है, क्योंकि कठोर लकड़ियां तो उष्णकटिबंध में पाई जाती हैं, तो इसकी लकड़ी कठोर तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि कह रहा ना शीतोष्णकटिबंध, तो शीतोष्णकटिबंध का तात्पर्य है मुलायम लकड़ी होगी। फिर यहाँ पे कह रहा है वृक्षों की विकास की दर बहुत तीव्र होती, ऐसा भी नहीं है। परिवहन की सरल उपलब्धता है, तो परिवहन की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो उपलब्धता की बात है, प्रत्येक क्षेत्र में परिवहन के साधन उपलब्ध है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसलिए जो सबसे बेहतर आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है, वनस्पति के लिए कोई अवकाश नहीं है। मतलब एक कोट है और इस कोट को बताना है कि किसके लिए फिट बैठता है। वनस्पति के लिए कोई अवकाश नहीं है, और क्या लिखा है? विकास तीव्र होता है, अनवरत होता है और सतत होता है। यह स्थिति कहाँ होती है कि विकास हमेशा हो, अनवरत हो और सतत हो? तो जो वृष्टमय उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं, अर्थात जो भूमध्य रेखीय, कौन से? जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र होते हैं, तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र की यह विशेषता है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा पृष्ठमय उष्णकटिबंध हो जाएगा। इस तथ्य को क्लियर रखिएगा, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मानसून में ऐसा नहीं, क्योंकि मानसून में जो वर्षा है लगातार नहीं होती, भूमध्य सागर में भी वर्षा केवल होती है शीत ऋतु में। टैगा में टेम्परेचर भी बहुत कम है, वर्षा भी बहुत कम है, इसलिए यहाँ पर वन का सतत विकास और अनवरत हो ही नहीं पाता है। तो अगर विकास तीव्र करना है, अनवरत करना है और सतत करना है, तो यह सिर्फ और सिर्फ एक ही क्षेत्र होता है, भूमध्य रेखीय प्रदेश, जहाँ पर सदाबहार टाइप के वन पाए जाते हैं। कैसे? सदाबहार किस्म के वन पाए जाते हैं। इस तथ्य को क्लियर रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, सेलवा वन। तो सेलवा वन किसे कहते हैं? तो पृथुपर्णी सदाबहार वन को कहते हैं। किसको कहते हैं? पृथुपर्णी सदाबहार वन। और यह एक प्रकार से विषुवत रेखीय वन है। कैसे वन है? ये होते हैं विषुवत रेखीय वन, और ये जो पाए जाते हैं जिनका नाम सेलवा है, यह अमेजन बेसिन के वन है। कहाँ कर? अमेजन बेसिन के जो विषुवत रेखीय वन है, उन्हीं का नाम दिया जाता है सेलवा वन। जबकि
जो उष्णकटिबंधीय वन हैं, जो सदाबहार वन हैं, इन्हीं को कहते हैं सिल्वा वन, और इनमें कौन है, पृथुपर्णी सदाबहार वन है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न है, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक जो पाए जाते हैं, अगर इसकी हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, अभी अभी हमने चर्चा किया है अतीत में कि जो कर्नाटक का सेक्शन है या तमिलनाडु का, या हम बात करें केरल का, जो प्रायद्वीपीय भारत का पार्ट है, वहां पर चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं। इसलिए यहां पर आंसर हो जाएगा नीलगिरी का क्षेत्र। कौन सा हो जाएगा? नीलगिरी के क्षेत्र की पहाड़ियों में चंदन के वृक्ष बहुतायत में पाए जाते हैं। इस तथ्य में किसी भी प्रकार का आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और वैसे देखा जाए तो जो चंदन है यह अर्ध उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र है। कैसा है? अर्ध उष्णकटिबंधीय वन के क्षेत्र में आता है, और इसकी लकड़ी भी काफी सख्त होगी। इसकी लकड़ी क्या होगी? काफी सख्त होगी। अगला तथ्य देखते हैं, यहां पर लिखा है, उपग्रहों से प्राप्त कृत्रिम चित्रों के आधार पर भारत का वनाच्छादित क्षेत्र बताना है। तो जो यहाँ पर उपग्रह द्वारा या किसी के माध्यम से जो हमारा जो भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, इसके अनुसार जो टोटल फॉरेस्ट कवर है वह तो 24.62 है, लेकिन यहाँ पर कोई विकल्प मैच नहीं कर रहा है, इसलिए जो नियरेस्ट विकल्प है वही हमारा आंसर हो जाएगा, और आंसर हो जाएगा 20%। क्या हो जाएगा? 20%। लेकिन वास्तव में कितना है? 24.62% है। वैसे देखा जाए भारतीय वन सर्वेक्षण अर्थात जो फॉरेस्ट सर्वे इंस्टीट्यूशन है, अगर हम इसकी बात करें, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो देहरादून है। इसके माध्यम से रिपोर्ट जारी की जाती है, फॉरेस्ट रिपोर्ट। और जो फॉरेस्ट रिपोर्ट इस साल की आई है वो कब आई है? 13 जनवरी 2022 की आई है। इसमें कहाँ तक के आंकड़े हैं? तो आंकड़े 2021 के हैं। और यह किस नाम से आती है? तो इसका नाम है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। ये रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्षों पर आती है। कौन इसको जारी करता है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग जारी करता है। और देखा जाए यह इसका 17वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है? 17वां। कब से इस प्रकार की रिपोर्ट आ रही है? 1987 से आ रही है। फॉरेस्ट कवर की बात करें तो फॉरेस्ट कवर वर्तमान में है 21.71। ट्री कवर देखा जाए तो 2.91, और इस प्रकार से टोटल भारत में जो फॉरेस्ट और ट्री कवर है यह 24.62% है। इस तथ्य में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला है, लेस देन 1 हेक्टेयर एरिया जो होता है उसको हम कहते हैं ट्री कवर। क्या कहते हैं? ट्री कवर। जहां पर भी 1 हेक्टेयर से कम एरिया है वह ट्री कवर में आता है, और जो भी 1 हेक्टेयर या 1 हेक्टेयर से एबव एरिया होता है वह फॉरेस्ट कवर में आता है। एक क्लियर कट आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। अगर हम बात करें टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, तो यह आपका है 24.62% पूरे भारत की एरिया का। जो हमारी झाड़ियां हैं, झाड़ियों का अगर हम परसेंटेज देखें तो 1.42% है। जो नॉन फॉरेस्ट एरिया है भारत में वो कितना है? 73.96%। और इन तीनों को जोड़ दें तो हमारा जो टोटल भारत का एरिया मिलता है 100% प्राप्त हो जाता है। इस तथ्य में एकदम क्लियरिटी रहनी चाहिए कि जो झाड़ी है, इसी के लिए हमने लिखा है कि झाड़ी लिखा जाता है वन के दायरे में, लेकिन इसका एरिया वन में नहीं काउंट होता है। एक क्लियर रखिएगा, यह अलग से ही काउंट होता है। अगर हम बात करें टॉप 5 स्टेट इन टर्म ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ फॉरेस्ट एरिया, तो यहाँ पे ये बात कर रहा है कि भारत में जो स्टेट है अर्थात जहाँ पर फॉरेस्ट कवर में मैक्सिमम इंक्रीमेंट देखा गया है एरिया में, वो कौन से हैं? तो सर्वाधिक जो इंक्रीमेंट किया गया है आंध्र प्रदेश के द्वारा किया गया है। इसने अपने टोटल फॉरेस्ट कवर में 647 वर्ग किलोमीटर एरिया को ऐड किया है। इतना इंक्रीमेंट किया है। तेलंगाना ने भी 632 किलोमीटर एरिया को इंक्रीज किया है। उड़ीसा ने 537 वर्ग किलोमीटर एरिया को इंक्रीज किया है। कर्नाटक ने 155 और झारखंड ने 110 वर्ग किलोमीटर एरिया को इंक्रीमेंट किया है अपने फॉरेस्ट कवर में। अगर हम बात करें टॉप 5 स्टेट एरिया वाइज, तो सर्वाधिक जो एरिया है वह मध्य प्रदेश की है, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। इसी प्रकार अगर परसेंटेज वाइज बात करें तो मिजोरम का परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, उसके पश्चात अरुणाचल प्रदेश आता है, मेघालय आता है, मणिपुर और नागालैंड आता है। इन तथ्यों में आपको क्लियरिटी होनी चाहिए। अगर हम कह सकें केंद्र शासित और मुख्य राज्य अगर दोनों को एक साथ ऐड कर दें तो सर्वाधिक एरिया मिलती है लक्षद्वीप की जो 90.33% है। उसके पश्चात मिजोरम आ जाता है, मिजोरम की 84.53 है। अंडमान निकोबार फिर केंद्र शासित आ जाता है, 81.75 है।
फिर इसके पश्चात अरुणाचल प्रदेश आता है और उसके पश्चात मेघालय आता है। तो यह परसेंटेज वाइज और एरिया वाइज जो वन के क्षेत्र हैं इसके आधार पर आपको प्रश्नों को बनाना है। और यदि प्रश्न आते हैं तो आप इन आंकड़ों का इस्तेमाल कर सकते, उसका क्या कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। यहाँ पर लिखा है टोटल मैंग्रोव कवर। जो भारत का टोटल मैंग्रोव कवर है ये कितना है, 4,992 किलोमीटर। अगर देखा जाए भारत के टोटल इंडिया का जो टोटल एरिया है उसका कितना परसेंट है, 0.15% है। अर्थात भारत के कुल क्षेत्रफल का यह कितना है, 0.15% है। जिसमें अर्थात इस फॉरेस्ट कवर में, मैंग्रोव के फॉरेस्ट कवर में कितना वर्ग किलोमीटर के एरिया में वृद्धि हुई है, तो टोटल मैंग्रोव फॉरेस्ट में 17 वर्ग किलोमीटर का वृद्धि किया गया है पिछले वर्ष की तुलना में, अर्थात 2019 की तुलना में। कब की तुलना में, 2019 की तुलना में। सर्वाधिक किसने मैंग्रोव फॉरेस्ट को बढ़ाया है, तो अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा उड़ीसा ने बढ़ाया है। कितना, 8 वर्ग किलोमीटर एरिया का इंक्रीमेंट किया है मैंग्रोव में। क्यों किया, इसके पीछे तर्क भी है, क्योंकि 2004 की जब सुनामी आई थी तो सर्वाधिक प्रभावित होने वाला राज्य आपका उड़ीसा ही था। उसके पश्चात अगर देखा जाए कहाँ पर सर्वाधिक मैंग्रोव में वृद्धि हुई, तो महाराष्ट्र में हुई है 4 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पर अगर हम बात करें कर्नाटक में 3 वर्ग किलोमीटर है। फिर हम बात करें वेस्ट बंगाल में 2 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, आंध्र प्रदेश में 1 वर्ग किलोमीटर की, और गोवा में भी 1 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। लेकिन एकमात्र ऐसा राज्य है कि जहाँ पर वन के क्षेत्र में गिरावट आई है, मैंग्रोव वन के क्षेत्र में गिरावट आई है, और वो कौन सा है, गुजरात है। इसने 2 वर्ग किलोमीटर एरिया को क्या किया, डिक्रीज किया है। तो आप अगर कैलकुलेट करें, 8 बढ़ा 4 बढ़ा 8 4 12, 12 3 15, 15 2 17, 17 1 18, 18 1 19, इतने बढ़े हैं। लेकिन घटने की बात किया तो 2 यहाँ से घटा दो तो फिर से हो जाता है 17 वर्ग किलोमीटर का इंक्रीमेंट हुआ है। सर्वाधिक एरिया देखा जाए तो कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल की एरिया सबसे ज़्यादा है मैंग्रोव में। उसके पश्चात किसकी है, तो गुजरात की है। इन तथ्यों को क्लियर रखिएगा, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो आंकड़े आपके सामने हमने प्रस्तुत किया है ये सब आंकड़े लेटेस्ट अपडेटेड हैं, इसलिए इस पर आप विश्वास कर सकते हैं। और इन आंकड़ों के आधार पर जितने भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन प्रश्नों का जवाब आप देने की क्षमता रखते हैं। अब आते हैं हम, एक प्रश्न यहाँ पर लिखा है 1600 मीटर और 3300 मीटर की ऊंचाई के बीच हिमालय के शंकुधारी वन की मुख्य स्पीसीज है। यहाँ पर क्लियरिटी रखिएगा, लिखा है 1600 से 3300। अभी हमने हिमालय के विषय में डिस्कशन किया है कि इस रेंज में जो वृक्ष पाए जाते हैं वो शंकुधारी हैं। कैसे हैं, शंकुधारी टाइप के हैं। और शंकुधारी में कौन है, यहाँ पर सिडार है, पाइन है, साइन है, सिल्वर है, सिल्वर फर, स्प्रूस, ये सब वृक्ष पाए जाते हैं। कहाँ पर, हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यहाँ पर सागौन और साखू नहीं पाया जाता है। यहाँ पर सैंडवुड, रोजवुड नहीं पाया जाता, क्योंकि ये सब जो हैं ये विषुवतरेखीय प्रदेश के हैं। ओक, चेस्टनट, चीड़ और चिलगोजा ये सब कहाँ के हैं, आपको यहाँ पर कुछ तो हिमालय के हैं लेकिन कुछ प्रायद्वीपीय भारत के हैं। ओक जैसे प्रायद्वीपीय भारत का है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यह हमारा सही नहीं होगा। इसलिए जो सबसे बेहतर आंसर जो हिमालय से ही संबंध रखने वाले वृक्ष हैं वो सब कौन से हैं, तो सिडार, पाइन, साइन, सिल्वर फर और स्प्रूस हैं। अर्थात इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पहला। इसी के साथ आज का जो एपिसोड है इसे हम समाप्त करते हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को बातें समझ में आ रही होंगी, इसलिए आप लोग चैनल को प्रमोट करने का प्रयास करें कि जिससे और बेहतर मटेरियल हम आप लोगों के साथ साझा कर सकें। अब मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।